नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे गिरिराज पत्रिका, जो कि हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। देखिए, गिरिराज पत्रिका डिस्कस करेंगे, हिमाचल प्रदेश की साप्ताहिक पत्रिका है। नवंबर महीने का गिरिराज पत्रिका का ये सेकंड पार्ट है। इससे पहले हमने एक पार्ट नवंबर महीने का डिस्कस किया था और उसमें क्या हुआ था, क्वेश्चंस थोड़े से आगे पीछे हो गए थे, परंतु इस बार क्वेश्चंस की बैलेंसिंग हो जाएगी क्योंकि फर्स्ट और सेकंड पार्ट हम दोनों डिस्कस कर लेंगे। फर्स्ट पार्ट का पीडीएफ मैंने टेलीग्राम पर प्रोवाइड करवा दिया था, वैसे ही सेकंड पार्ट का पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन को स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं, वर्ल्ड्स फर्स्ट जियोथर्मल सीए स्टोर टू बी बिल्ट इन द किन्नौर विद द असिस्टेंस ऑफ। तो बोलते हैं दुनिया का पहला जो भूतापीय सीए स्टोर बनाया जाएगा वो किन्नौर में बनाया जाएगा। किसकी सहायता से जो है वो उसको बनाया जाना है, तो किन्नौर में ये बनाया जाएगा। और किसकी सहायता से जो है ये बनाया जाना है, किन्नौर में ये जो है वो आइसलैंड कंट्री जो है ना उसकी सहायता से ये बनाया जाना है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, किन्नौर में ये कहाँ पर बनाया जाना है, किन्नौर के टापरी में जो है वो बनाया जाना है। किन्नौर के टापरी में ये बनाया जाएगा। यहाँ पर सीए स्टोर दिया गया है। सीए का पूरा नाम क्या होता है, सीए का पूरा नाम होता है कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर। कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर जो है वो इसका पूरा नाम होता है, ये आपने ध्यान रखना है। और कंट्रोल्ड एटमॉस्फेयर स्टोर है जो कि किन्नौर में बनाया जाना है। क्यों चर्चा में आया ये, क्योंकि अभी जो था वो मुख्यमंत्री किन्नौर गए थे और किन्नौर में जो था वो ये बात कही गई उनके द्वारा कि किन्नौर के टापरी में आइसलैंड कंट्री जो है वो उसकी सहायता से जो है ये पहला सीए स्टोर जो है वो बनाया जाएगा। अच्छा, अब बात कर लेते हैं यहाँ पर थोड़ी सी कंट्री के बारे में भी। ये आइसलैंड कंट्री जो है वो उसके बारे में क्या क्वेश्चन जो है वो बन सकते हैं। देखो, आइसलैंड की अगर हम बात करें तो आइसलैंड की करेंसी और कैपिटल जो है वो पूछी जा सकती है आइसलैंड कंट्री की। तो आइसलैंड कंट्री की करेंसी आपने ध्यान रखनी है कि क्रोना इसकी करेंसी है, KRONA जो है वो आइसलैंड की जो है वो करेंसी है। और इसकी कैपिटल की अगर हम बात करते हैं तो इसकी कैपिटल भी इंपॉर्टेंट है। रेक्याविक किसकी कैपिटल है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, रेक्याविक किसकी कैपिटल है, रेक्याविक किसकी कैपिटल है, ये आपने ध्यान रखना है। इसको रेक्याविक करके ही पढ़ते हैं जहाँ पर इसकी कैपिटल है। और आपने क्या ध्यान रखना है कि हिमाचल प्रदेश में कोई भी ऐसा प्रोजेक्ट चलाया जाता है किसी भी कंट्री या किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सहायता से, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे कि हमने पहले बहुत सारे वर्ल्ड बैंक के असिस्टेड जो हैं वो ऐसे जो हैं प्रोजेक्ट पड़े हुए हैं। हमने जैसे कि पता था कि 1962 में इंडिया और जर्मनी की सहायता से, यानी कि इंडिया और जर्मनी की सहायता से जो बल वैली आती है ना, बल वैली में वहाँ पर एक प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था। तो ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि क्वेश्चन बहुत बार वो पूछा गया कि बल वैली में जो है वो इंडो जर्मन प्रोजेक्ट जो चलाया गया है वो कब लॉन्च किया गया था, तो वो 1962 में किया गया था, वो बड़े पहले की बात है। परंतु अभी ये आइसलैंड का कोई, मुझे लगता है हिमाचल में इस तरह का पहला ये प्रोजेक्ट है। और आइसलैंड बड़ी ही छोटी सी कंट्री है, तो इस क्वेश्चन को ज़रूर ध्यान में रखना। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, कार्प फिश ब्रूड बैंक विल बी एस्टेब्लाइज्ड एट। तो बोलते हैं कि कार्प फिश ब्रूड बैंक जो है वो कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। ये भी गिरिराज पत्रिका में आया है कि हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में, नालागढ़ में जो है ये कार्प फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा। ऑप्शन सी सही आंसर है। ये क्वेश्चन शायद बजट से भी हमने पढ़ा है, बजट में भी ये कार्प फिश ब्रूड बैंक की जो था वो बात की गई थी। और इसी तरह का नालागढ़ का एक क्वेश्चन हमने पिछली बार भी पढ़ा था। नालागढ़ का जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था वो क्या था कि हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर जो है वो मेडिकल डिवाइस पार्क जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो वो मेडिकल डिवाइस पार्क नालागढ़ में स्थापित किया जाना था। और ये हमने कार्प फिश ब्रूड बैंक अभी पढ़ा, तो ये भी नालागढ़ में स्थापित किया जाएगा। गिरिराज पत्रिका में आया था, परंतु एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट बनती हैं वो मैं यहाँ पर आपको रिवाइज करवाता हूँ। कार्प फिश के बारे में जो है वो क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो, कार्प फिश के अलग अलग फार्म हैं, जैसे कि दियोली में एक फार्म है। दियोली में ये जो फार्म है इसकी स्थापना कब की गई, अराउंड 1960 के आसपास इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। दियोली कहाँ पर पड़ता है, बिलासपुर में जो है वो पड़ता है। क्वेश्चन क्या पूछा जाता है कि दियोली कौन सी खड्ड के किनारे स्थित है, तो दियोली जो है वो अड़ी खड्ड के किनारे स्थित है। ये अड़ी जो है वो आगे चलकर सतलुज की सहायक नदी जो है वो बनती है, ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है कि ये जो है वो हिमाचल का तो सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म है ही है, परंतु किसी टाइम ये एशिया का भी सबसे बड़ा फिश ब्रीडिंग फार्म जो था वो हुआ करता था। वैसे ही ऐसे कार्प फिश फार्म जो है वो एक मंडी के अलसू में भी जो है वो स्थित है। मंडी के अलसू में ये जो कार्प फिश फार्म स्थित है ये 1960 में जो था वो स्थापित किया गया था। और एक कांगड़ा में भी इस तरह का फार्म जो है वो स्थित है। कांगड़ा में ये जो फार्म स्थित है ये कब स्थापित किया गया था, वो 1965 में स्थापित किया गया था। हम सिर्फ और सिर्फ कार्प मछली की बात कर रहे हैं। एक सुल्तानपुर चंबा में पड़ता है, तो सुल्तानपुर में भी जो है वो इस तरह का कार्प फिश फार्म जो था वो स्थापित किया गया था। वो किया गया था वर्ष 2000 में।
ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इनका ये ध्यान रखना है खास तौर पर। और यहाँ पर तो हमने कार्प मछली का जो ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा वो हमने पढ़ा नालागढ़ के लिए, तो नालागढ़ का भी क्वेश्चन क्लियर हुआ आपका। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं विच कंपनी इज रिलेटेड टू हिमाचल प्रदेश अमंग द नवरत्ना कंपनीज ऑफ कंट्री। तो बोलते हैं कि देश की नवरत्न कंपनियों में हिमाचल प्रदेश से संबंधित कौन सी कंपनी है। देखो नवरत्न कंपनियाँ आती हैं, कुछ कंपनियों को नवरत्न स्टेटस दिए जाते हैं, कुछ को महारत्न दिए जाते हैं। तो वैसे ही एक नवरत्न स्टेटस दी हुई हिमाचल से संबंधित कंपनी भी है, वो कौन सी है, वो है SJVNL सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड। ये जो है इसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है। अभी ज़्यादा पुरानी बात नहीं है कि इसको नवरत्न स्टेटस दिया गया है, ये अगस्त सितंबर महीने की ही बात है जब इसको नवरत्न स्टेटस जो था वो दिया गया था। सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड को हम बहुत सारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट पढ़ते हैं जो कि SJVNL के द्वारा जो है वो एग्जीक्यूट किए जाते हैं हिमाचल प्रदेश में। अगर मुख्य रूप से मैं किसी परियोजना की बात करूं जो कि सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा जो है बनाया गया है, तो नाथपा झाकड़ी परियोजना हम पढ़ते हैं। 1500 मेगावाट की ये परियोजना है और उसमें वर्ल्ड बैंक के द्वारा सहायता दी गई थी। तो वो क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि नाथपा झाकड़ी में जो है किस कंट्री ने जो था वो किस ऑर्गेनाइजेशन ने जो था वो हेल्प की थी। तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा वहाँ पर सहायता की गई थी और किन्नौर जिले की है ये किन्नौर 1500 मेगावाट की परियोजना सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड ने इसको जो था वो बनाया था। इस तरह की और भी परियोजनाएं आती हैं, मुख्य रूप से मैंने ये नाथपा झाकड़ी परियोजना आपको रिवाइज करवाई। वर्ल्ड बैंक इसमें सहायता की है, वर्ल्ड बैंक ने, वो भी ध्यान रखें। दूसरा, इसके अगर हम फाउंडर की बात करें कि इसकी फाउंडेशन कब की गई थी, तो 1988 में इस कंपनी की जो था वो स्थापना की गई थी। 1988 में इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। ऐसा नहीं है कि ये परियोजना जो है वो सिर्फ हिमाचल में ही प्रोजेक्ट बनाती है, नहीं, इसका प्रोजेक्ट नेपाल में देखने को मिल जाएगा, हिमाचल के अलग अलग स्टेट्स में देखने को मिल जाएगा, उत्तराखंड में, बिहार में, महाराष्ट्र, बहुत सारे स्टेट्स में, गुजरात में देखने को मिल जाएगा इसका प्रभाव। परंतु हमने क्या क्या डिस्कस किया, हमने वही चीज़ें डिस्कस की जो हिमाचल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो इम्पोर्टेंट है। नई चीज़ थी इसकी स्थापना की, एक ये भी नोट कर लेना है, क्या पता पूछ ही लिया जाए किसी एग्जाम में। तो इतना काफ़ी है। यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलते हैं इंडियाज़ फर्स्ट इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल सर्टिफाइड जू विल बी सेटअप एट। तो बोलते हैं भारत का पहला इंडियन ग्रीन बिल्डिंग काउंसिल जिसको बोला गया IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर कहाँ स्थापित किया जाएगा। ये जो IGBC प्रमाणित चिड़ियाघर होगा ये हिमाचल प्रदेश में स्थापित किया जाएगा। और हिमाचल प्रदेश में कहाँ पर, हिमाचल प्रदेश के बनखड़ी में जो है वो स्थापित किया जाएगा। बनखंडी में, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। बनखंडी कहाँ पर पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश के डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में ये स्थापित किया जाएगा, बनखंडी में। अब देखो ये जो जू बनेगा ना यहाँ पर बनखंडी में बनेगा, परंतु ध्यान रखना है आपने कि ये अलग अलग स्टेप्स में जो है वो बनेगा। जैसे कि पहला स्टेप इसका होगा वो 230 करोड़ रुपए से जो है वो बनेगा। 230 करोड़ रुपए से जो है 25 हेक्टेयर भूमि में जो है ये स्थापित किया जाएगा और फिर अलग अलग ईयरों में जो है वो उसको एक्सटेंड करते रहेंगे और ये प्रोजेक्ट जो है वो बनता रहेगा। कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में ये स्थित है, तो कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट में जो है कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट को टूरिज्म कैपिटल बनाने की भी जो है वो बात कही गई है। टूरिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से भी जो है वो उसको डेवलप करने की बात कही गई है। तो हिमाचल प्रदेश की जो टूरिज्म कैपिटल वो कांगड़ा को बनाने के लिए जो था वो बजट में कहा गया था। ये जू की बात भी बजट में की गई थी, परंतु अभी फिर से ये जो था वो गिरिराज पत्रिका में आया था। अभी एक और चीज़ गिरिराज पत्रिका में आई थी, वो थी मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट की, कि मिल्क प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो स्थापित किया जा रहा है। वो कहाँ पर, वो ढंगवार में स्थापित किया जा रहा है। ढंगवार में स्थापित किया जा रहा है। ये ढंगवार कहाँ पर पड़ता है, ये भी डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा में जो है वो पड़ता है। तो शायद मुख्यमंत्री ने दौरा किया था इसका भी, कि कुछ इस तरह से ये चर्चा में आया था। इसको मैंने क्वेश्चन में ऐड नहीं किया। क्वेश्चन में इसको ऐड इसलिए नहीं किया क्योंकि ये हमने बहुत बार पढ़ लिया है और एक आधी बार तो ये एग्जाम में भी पूछा जा चुका है और अब तक तो ये क्वेश्चन आपको याद भी हो गया होगा। ठीक है, तो इतना बस यहाँ से नोट कर लिया आपने, काफ़ी है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं इन विच ईयर कालका शिमला रेलवे वॉज लिस्टेड इन यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट। तो बोलते हैं कालका शिमला रेलवे लाइन को यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में कब जोड़ा गया था। देखो कब इसको शामिल किया गया था यूनेस्को की हेरिटेज लिस्ट में, वो 2008 में किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर। आप कहेंगे कि ये क्यों गिरिराज पत्रिका में आया। ये जो कालका से लेकर शिमला तक, ये शिमला से लेकर कालका तक जो है वो रेलवे लाइन चलती है, ये जो है वो एक यूनेस्को विश्व धरोहर लिस्ट में जो है वो आता है और इसको जो है वो हाइड्रोजन से संचालित करने की संभावनाएं जो है तलाशी जा रही हैं। इसको हाइड्रोजन से संचालित करने की तलाशनाएं जो है वो देखी जा रही हैं कि कैसे जो है वो ये पॉसिबल हो सकता है। तो इसलिए ये चर्चा में आया, इसके ऊपर आर्टिकल आया था, न्यूज़ आई थी। तो हिमाचल प्रदेश को जो है ना वो
31 मार्च 2026 तक क्या करना है, 31 मार्च 2026 तक ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाने की घोषणा इन्होंने जो है वो की है। अब 2026 तक इसको ग्रीन एनर्जी स्टेट बनाए जाने की घोषणा की है, तो वही बात है ना कि कालका शिमला रेलवे लाइन को भी ग्रीन हाइड्रोजन से चलाना पड़ेगा। तो हाइड्रोजन से चलाना पड़ेगा। हमने क्वेश्चन अपना देख लिया कि क्या क्वेश्चन बन सकता है और क्या क्या क्वेश्चन यहाँ से बनने चाहिए। एक तो हम कालका शिमला रेलवे लाइन के बारे में ही रिवाइज कर लेते हैं। ये 1933 में जो था वो इनॉग्रेट की गई थी। उस टाइम लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो था वो इसको इनॉग्रेट जो था वो किया गया था। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें जो है वो बाबा बालकू राम थे एक, जिनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन जो था वो रहा था, जिन्होंने छड़ी पकड़कर जो था वो रास्ता अंग्रेजों को दिखाया था कि भाई यहाँ से ट्रैक से जो है वो निकल सकता है। तो बाबा भालकू राम जो है वो एक म्यूज़ियम भी आता है जो कि डिस्ट्रिक्ट शिमला में आता है। शिमला में ओल्ड बस स्टैंड के पास ये बाबा भालकू राम म्यूज़ियम जो है वो स्थित है। और ये जो रेलवे लाइन बनी थी इसके जो मुख्य इंजीनियर थे वो कौन थे, चीफ इंजीनियर, वो थे एम.एस. हरिंगटन। एम.एस. हरिंगटन का नाम आपने ध्यान रखना है। ये जो था वो इसके मुख्य इंजीनियर थे। और आपने ध्यान रखना है कि इसमें 103 टनल्स जो हैं वो टोटल आती हैं, परंतु शायद एक आधी टनल बीच में टूट भी गई हैं। ओरिजिनली इसमें जो है वो 103 ही टनल जो है वो आती थी, ओरिजिनली इतनी आती थी। ये जो कितना किलोमीटर लंबा ट्रैक है, ये 96.54 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। क्या ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन है? अभी तक नहीं, ये हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी नहीं है। सबसे लंबी रेलवे लाइन है हिमाचल प्रदेश की पठानकोट जोगिंदरनगर, जो कि 113 किलोमीटर लंबी लाइन है। क्या पठानकोट जोगिंदरनगर भी यूनेस्को की लिस्ट में आता है? नहीं, वो नहीं आता। सिर्फ शिमला ही जो है वो आता है, और जिसके बारे में हमने सारी जानकारी जो है वो जान ली। एनएफ है इतना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ईयर रेणुका फेयर डिक्लेयर्ड एज एन इंटरनेशनल फेयर। तो बोलते हैं रेणुका मेला जो मनाया गया अभी, इसको जो है बोलते हैं कि इंटरनेशनल मेला घोषित किया गया था, परंतु कब किया गया था? तो रेणुका मेला भी अभी मनाया गया, तो इसलिए ये डेली न्यूज़पेपर बेस्ड क्वेश्चन बनता है एक। बोलते हैं कि रेणुका मेला जो है वो इंटरनेशनल मेला कहलाता है, इसको अंतर्राष्ट्रीय मेले का दर्जा जो है वो दिया गया। तो इसको कब जो था ये अंतर्राष्ट्रीय मेला घोषित किया गया था? ये बात है वर्ष 2011 की, जब इसको एक इंटरनेशनल फेयर का स्टेटस जो था वो दिया गया था। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। रेणुका मेला मनाया कहाँ पर जाता है? बिल्कुल आसान, सिरमौर में जो है वो मनाया जाता है। अब इसको कब जो था वो इंटरनेशनल मेला घोषित किया गया? वर्ष 2011 में इसको इंटरनेशनल मेला जो था वो घोषित किया गया। क्वेश्चन और क्या पूछ सकते हैं, कितने दिनों तक ये मेला चलता है? 10 दिनों तक जो है ये मेला चलता है। सॉरी, ये मेला जो है वो 6 दिनों तक चलता है। 6 दिनों तक ये मेला चलता है, और 6 दिनों तक तो चलता है, परंतु दिवाली के कितने दिन बाद ये मनाया जाता है? दिवाली के 10 दिन बाद ये मनाया जाता है। आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली जो है ये मनाया जाता है। तो क्वेश्चन ये भी पूछ सकते हैं कि दिवाली के कितने दिन बाद जो है ये मेला मनाया जाता है? तो ये जो है वो आफ्टर 10 डेज ऑफ दिवाली जो है वो मनाया जाता है, और ये जो है वो लगभग 6 दिनों तक मेला जो है वो चलता है। कहा जाता है भगवान परशुराम जो है वो माता रेणुका से मिलने के लिए जो है वो आते हैं, और उनके मिलने की याद में ही जो है ये मेला जो है वो मनाया जाता है। तो रेणुका मेले का संबंध किससे हुआ? भगवान परशुराम और माता रेणुका से जो है वो इसका संबंध हुआ। रेणुका लेक भी है। रेणुका लेक जो है वो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी नेचुरल लेक जो है वो आती है। रेणुका लेक सबसे बड़ी नेचुरल लेक है, और एक लेडी की शेप में जो है ये लेक है। लेडी शेप्ड लेक है ये हिमाचल प्रदेश में एक। जब हमने टेस्ट सीरीज पढ़ी है ना, तो टेस्ट सीरीज में हमने ये पढ़ा है। जब हमने वहाँ पर लेक्स को कवर किया था, तो हमने लेक्स वहाँ पर कवर की थी टेस्ट सीरीज में। जो हमने कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज अभी लॉन्च की है उसकी मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं हिमाचल के किसी भी एग्जाम की, आपको पता है पेपर 1 का सिलेबस अभी पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा जो है वो अपडेट करके डाला गया है, क्लास 1 टू क्लास 3। अगर आप उनमें से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पब्लिक सर्विस कमीशन की, या फिर आप कॉम्प्रिहेंसिव वे में टीजीटी, जेबीटी, एचपीआरसी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, तो हमने एक टेस्ट सीरीज जो है वो लॉन्च की है। टेस्ट सीरीज में आजकल हम क्या कर रहे हैं, आजकल हमने वहाँ पर हिमाचल जीके को जो है वो डिस्कस करना स्टार्ट किया है। हिमाचल जीके की 3 टेस्ट सीरीज जो है वो हो चुकी हैं। टॉपिक वाइज हमने वो कवर की हैं, जिसमें हमने रिवर, लेक्स, हिमाचल के स्प्रिंग्स, हिमाचल के पासिस, हिमाचल प्रदेश के पीक्स, हिमाचल प्रदेश की वैली, हिमाचल प्रदेश के ग्लेशियर, ये अभी तक कवर कर लिए हैं। और इसमें हमने क्या किया है ना, इसमें हमने शेड्यूल्ड वे में ये टेस्ट सीरीज चलाई है। जैसे ही टेस्ट सीरीज अपलोड की जाती है, आपको अनसॉल्व्ड पार्ट दिया जाता है, सॉल्व्ड पार्ट दिया जाता है। उसके बाद वीडियो डिस्कशन भी उस टेस्ट सीरीज की दी जाती है। तो वीडियो डिस्कशन से ना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते हैं और पेपर के नज़दीक रिवाइज करने में हेल्प मिलती है। तो इसी ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज हमने चलाई है। इंडिया जीके भी इसमें इंक्लूड रहेगी। इंडिया जीके के भी कुछ टेस्ट इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे कॉम्प्रिहेंसिव वे में, जिसमें करंट अफेयर भी इंक्लूड करेंगे। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में लिंक दिया गया है, वहाँ से ज्वाइन करना। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प आपको यहाँ से मिलने वाली है।
आगे बोलते हैं क्वेश्चन में बोलते हैं हु अमंग्स द फॉलोइंग स्टार्टेड द लवी फेयर। तो लवी मेले की शुरुआत किसने की थी? लवी मेला जो है वो रामपुर में मनाया जाता है और रबी मेला भी अभी मनाया गया, तभी ये चर्चा में आई। ये अक्टूबर नवंबर के महीने में मुख्य रूप से जो है वो मनाया जाता है, नवंबर के महीने में स्पेसिफिक रूप से ये मनाया जाता है। तो बोलते हैं लवी मेले की शुरुआत किसने की थी, कौन से राजा थे? लवी मेले की स्थापना जो था वो रामपुर बुशहर रियासत के राजा केहरी सिंह के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है, केहरी सिंह के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। केहरी सिंह वही राजा थे रामपुर के जिनको अजानु बाहु भी कहा जाता था। अजानु बाहु तो इनको कहा ही जाता था अजानु बाहु, परंतु अजानु बाहु होने के साथ साथ जो है वो औरंगजेब के ये भी समकालीन थे। तो औरंगजेब के द्वारा इनको क्या कहा गया? औरंगजेब के द्वारा जो था वो इनको छत्रपति की उपाधि जो था वो दी गई थी। औरंगजेब ने छत्रपति की उपाधि दी, अजानु बाहु इनको कहा जाता है, और दूसरा लवी का मेला भी इनके द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था। आपने ये भी ध्यान रखना है जैसे कि लवी का मेला है वो भी इंटरनेशनल मेला है, इंटरनेशनल मेला है, ये राजा केहरी सिंह ने स्टार्ट करवाया। रेणुका मेला भी इंटरनेशनल मेला है। भगवान परशुराम कहा जाता है कि भगवान परशुराम माता रेणुका से मिलने आते हैं, तब ये मेला दिवाली के 10 दिन बाद जो है वो मनाया जाता है। और उसी तरह कुल्लू का दशहरा कुछ टाइम पहले हुआ था, जो कि कुल्लू का दशहरा है वो भी इंटरनेशनल लेवल का दशहरा होता है और राजा जगत सिंह के द्वारा जो था वो स्टार्ट करवाया गया था, कुल्लू के राजा जगत सिंह के द्वारा। तो वे आपने इतना आपने जो है वो फेयर फेस्टिवल के बारे में ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या बोलते हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं हु इज द चेयरमैन ऑफ 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल का जो 7वां अभी चल रहा है राज्य वित्त आयोग, उसके अध्यक्ष कौन है? तो वो है नंदलाल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। ये एमएलए भी हैं नंदलाल, और ये एमएलए कहाँ से हैं? ये जो है ना वो रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से जो है वो एमएलए आते हैं, रामपुर कॉन्स्टिट्यूंसी से ये एमएलए आते हैं। चर्चा में इसलिए थे क्योंकि मुख्यमंत्री ने इनके साथ मुलाकात की, शायद इनका कुछ हेल्थ का इशू चल रहा था। वो इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि चेयरमैन कौन है 7th स्टेट फाइनेंस कमीशन के। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक नहीं पूछा गया है तो पूछा जाएगा, परंतु शायद ये क्वेश्चन पूछा गया है एग्जाम में, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है ही है। 7th फाइनेंस कमीशन के ये चेयरमैन है। दूसरा आपने क्या ध्यान रखना है, ये तो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है। अभी हमारे पास जो सेंटर का एक फाइनेंस कमीशन होता है जिसको प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, और प्रेसिडेंट जो फाइनेंस कमीशन होता है उसको आर्टिकल 280 के तहत जो है वो आर्टिकल नंबर 280 के तहत जो है वो फाइनेंस कमीशन को कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। अभी जो फाइनेंस कमीशन चल रहा है उसके जो है वो चेयरमैन कौन है? तो उसके चेयरमैन है अरविंद पनघड़िया। अरविंद पनघड़िया का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है, ये चेयरमैन है फाइनेंस कमीशन के। और वो सेंटर का जो फाइनेंस कमीशन है जो प्रेसिडेंट के द्वारा आर्टिकल 280 के तहत अपॉइंट किया गया, वो 16th नंबर का फाइनेंस कमीशन है, 16वें नंबर का फाइनेंस कमीशन। अरविंद पनघड़िया का नाम आपने ज़रूर ध्यान रखना है। और आर्टिकल मैंने बताया 280, प्रेसिडेंट मैंने बताया आपको जो अपॉइंट करते हैं, कॉन्स्टिट्यूट करते हैं फाइनेंस कमीशन को, इतना सब ध्यान रखें स्टेट और सेंट्रल फाइनेंस कमीशन के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं चिल्ड्रन डे इज सेलिब्रेटेड ऑन। तो चिल्ड्रन डे अभी मनाया गया, बोलते हैं बाल दिवस कब मनाया जाता है? बाल दिवस जो है वो 14 नवंबर को मनाया जाता है। बाल दिवस था तो बस उसकी बधाई वगैरह दी गई, वो तब चर्चा में आया, परंतु हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है? हमारे लिए एक तो इंपॉर्टेंट है कि चिल्ड्रन डे जो है वो कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 14 नवंबर को। अच्छा, 14 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? 14 नवंबर को ये इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन जो है वो बर्थडे होता है जवाहरलाल नेहरू का। जवाहरलाल नेहरू बच्चों से बहुत प्यार करते थे, तो इसलिए जो है वो 14 नवंबर को जो है वो चिल्ड्रन डे मनाने की घोषणा की गई। बच्चे नेहरू जी को जो था वो चाचा जी कहकर जो था वो संबोधित करते थे, तो वो बच्चों को काफ़ी प्यार करते थे। चिल्ड्रन डे इसीलिए 14 नवंबर को मनाया जाता है। नेहरू जी का जन्म जो था वो 14 नवंबर 1889 को जो था वो हुआ था। अब 14 नवंबर को ये डे मनाया जाता है। 14 नवंबर से पहले हमने देखा था 31 अक्टूबर। 31 अक्टूबर को नेशनल यूनिटी डे जो है वो मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस, क्योंकि पटेल जी का बर्थडे उस दिन होता है, सरदार पटेल जी का, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का बर्थडे। और हमने एक और डे देखा था, हमने वो था नेशनल प्रेस डे। नेशनल प्रेस डे भी मनाया गया। अभी नेशनल प्रेस डे कब मनाया गया? नेशनल प्रेस डे नवंबर महीने की 16 तारीख को जो था वो मनाया गया। ये क्वेश्चन से परिचित होंगे अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन किया हुआ है, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर इन क्वेश्चंस का क्विज मैंने डाला था। चिल्ड्रन डे का भी, प्रेस डे का भी डाला था, और नेशनल यूनिटी डे का भी डाला था पहले। ठीक है, अभी देख लेना, टेलीग्राम ग्रुप पर भी हम क्विज डालते रहते हैं। अभी हम 1 लाइनर क्वेश्चन जो है वो डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखिए, बोलते हैं 8 से 10 मार्च 1946 तक मंडी में एक सम्मेलन हुआ था, प्रजामंडल
मंडलों का इसके कितने प्रतिनिधियों में, इसमें कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, तो इसमें जो था वो 48 प्रतिनिधियों ने जो था वो भाग लिया था। क्वेश्चन पूछने वाला सीधा पूछेगा कि 8 से 10 मार्च 1946 में एक प्रजामंडल का सम्मेलन हुआ था, वो कहाँ पर हुआ था, वो मंडी में हुआ था। अब कितने लोगों ने भाग लिया था, कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, 48 प्रतिनिधियों ने जो था वो यहाँ पर भाग लिया था। बस इतना सा यहाँ से ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बोलते हैं चकली सिक्का किस राजा के द्वारा चलाया गया था। कई बार पूछा जाता है चकली किस रियासत का सिक्का था, तो ये चंबा रियासत का सिक्का था। अब किसके द्वारा ये चलाया गया था, तो चंबा शहर की स्थापना जिनके द्वारा की गई थी, राजा साहिल वर्मन, उनके द्वारा जो था ये सिक्का जो था वो चलाया गया था। तो चकली सिक्का साहिल वर्मन के द्वारा चलाया गया। साहिल वर्मन के द्वारा चंबा शहर की जो था वो स्थापना की गई थी, ये आपने ध्यान रखना है। और चंबा रियासत की स्थापना तो राजा मारू वर्मन आप अलग से पढ़ते हैं, राजा मारू ने जो था वो चंबा रियासत की स्थापना जो था वो की थी। ठीक है, वो सब आप यहाँ से ध्यान रखें। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं यूएस ओपन टेनिस 2024 की स्पर्धा की महिला एकल की विजेता कौन थी। तो यूएस ओपन के बारे में अभी जो पेपर 1 हो चुके हैं उनमें बहुत क्वेश्चन पूछे गए हैं। यूएस ओपन इसका भी क्वेश्चन बना है, वहाँ पर ऑस्ट्रेलियन ओपन, इटालियन ओपन, वो सारे क्वेश्चन बन चुके हैं। अभी हमारा क्वेश्चन है कि यूएस ओपन 2024 की स्पर्धा में महिला एकल विजेता कौन है। तो यहाँ पर देखो महिला और पुरुषों दोनों की बात की गई है। इटली के जो जननिक सिनर हैं वो जो है वो पुरुषों में विजेता रहे हैं, इटली के हैं ये मेन श्रेणी में जो है वो विजेता रहे हैं। महिला श्रेणी में जो बेलारूस की आरेना सबलेंका है वो जो है वो विजेता रही है। तो महिला हमसे पूछा गया था, तो आपने बेलारूस की आरेना सबलेंका का नाम ध्यान रखना है। और पुरुषों में आपने ध्यान रखना है इटली के जनिक सिनर, उनका नाम ध्यान रखना है। इनके द्वारा 2024 यूएस ओपन ग्रांड स्लैम टेनिस टूर्नामेंट जो है वो जीता गया है। पुरुषों और महिलाओं का ये दोनों ही अटमोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हिमाचल के एग्जाम्स के लिए। पेपर 1 उठा के देखना पहले जो हुए हैं उनमें पूछे गए हैं ये क्वेश्चन। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोलते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए महानिदेशक कौन है। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड एनएसजी के जो नए महानिदेशक बनाए गए हैं वो बी श्रीनिवासन को जो है वो बनाया गया है। बी श्रीनिवासन जो है वो एनएसजी यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसके नए महानिदेशक जो हैं वो बने हैं। आगे बोलते हैं देश का चौथा और बिहार राज्य का पहला खेल विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है। तो ये देश का तो चौथा है परंतु बिहार का ये पहला ही है विश्वविद्यालय, खेल विश्वविद्यालय, ये बिहार के राजगीर में जो है वो स्थित है। बिहार के राजगीर में जो है ये स्थित है विश्वविद्यालय, ये आपने ध्यान रखना है। अच्छा, बिहार में ऐसी ही एक फेमस यूनिवर्सिटी आती है जो कि नालंदा यूनिवर्सिटी के नाम से जानी जाती है। ये नालंदा यूनिवर्सिटी जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये बिहार में स्थित है। ये क्वेश्चन बनता है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो इसकी स्थापना कुमार गुप्त के द्वारा की गई थी। कुमार गुप्त का नाम आपने ध्यान रखना है जिनके द्वारा इसकी स्थापना जो था वो की गई थी। कुमार गुप्त के द्वारा जो था वो इस नालंदा यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी। आगे बोलते हैं कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट कौन सा है। तो कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ये आपने ध्यान रखना है, दिल्ली का है ये जो है वो कार्बन मुक्त एयरपोर्ट घोषित होने वाला देश का पहला एयरपोर्ट है। उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री जो था वो कौन थे। उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत। गोविंद बल्लभ पंत जो था वो उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे। अभी देखो विधानसभा के इलेक्शंस भी जो हैं वो हो रहे हैं अलग अलग स्टेट्स में। उत्तर प्रदेश की मेरे ख्याल से 7, 8, 9 सीटों पर जो था वो इलेक्शन हुए थे, परंतु आप क्या कमेंट करके बताएंगे। आप कमेंट करके बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में जो है वो कितनी विधानसभा की टोटल सीटें जो हैं वो आती हैं। तो उत्तर प्रदेश में कितनी विधानसभा की टोटल सीटें आती हैं वो आप जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। और उत्तर प्रदेश के जो पहले मुख्यमंत्री थे वो थे गोविंद बल्लभ पंत, उनका नाम तो याद रह ही जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो पार्ट है इसका तो पीडीएफ भी डाल दिया गया है टेलीग्राम पर। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट टॉप इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स 2023-24। तो बोलते हैं कि ये जो डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स है 2023-24 की यहाँ पर बात की गई है। बोलते हैं इसमें टॉप का जो डिस्ट्रिक्ट रहा है वो कौन सा रहा है हिमाचल प्रदेश का, वो आप कमेंट करके बताएंगे। और ध्यान रखना है कि ये 2023-24 का लेटेस्ट 1 पूछा गया है। जो हमने पहले पेपर 1 के लिए पढ़ा था वो थोड़ा पुराना था, परंतु अभी लेटेस्ट डाटा हमारे पास आया है। और इससे पहले के गिरिराज एडिशन में मैंने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों पोजीशंस जो था वो बताई थी, उनको कितना इनाम दिया गया वो भी बताया था। अभी आपकी बारी है कि कमेंट करके बताएं। टेलीग्राम पर अगर आपने हमें ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से सर्च करेंगे @allexam31। इस तरह से आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। अब टेलीग्राम चैनल पर हर एक इंपॉर्टेंट अपडेट आपको वो मिल जाती है जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प जो है वो करती है। टेलीग्राम पर ही आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी मिलेगा, साथ में
टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी जो है वो वहाँ पर मिल जाएगा। जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंस।